कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? हम जो देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं, वे सब कुछ एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए हैं। रेत के एक छोटे से कण से लेकर जो हमारे पैरों के नीचे होता है, आसमान के सबसे बड़े तारे तक जो रात में चमकते हैं, सब कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ये एटम हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं। एटम मैटर के सबसे बेसिक ब्लॉक्स होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देख पाना असंभव है, और इनकी स्ट्रक्चर को समझना ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक और छात्र दोनों ही इस अद्भुत दुनिया को समझने के लिए प्रयासरत हैं। इस चैप्टर में हम एटम के अंदरूनी दुनिया की एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलेंगे। इसके हिस्ट्री, इसके कंपोनेंट्स और इसके अद्वितीय गुणों को जानेंगे और केमिस्ट्री की दुनिया पर इसके गहरे इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। एटम की खोज ने विज्ञान की दिशा को ही बदल दिया। आखिर एटम होता क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। सबसे छोटी चीज के बारे में सोचो जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक बाल का सिरा या एक धूल का कण। इतनी छोटी कि आप उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह एक अदृश्य दुनिया है। अब उससे भी छोटी चीज इमेजिन करो, यह कल्पना से भी परे है। जब हम एटम्स की बात करते हैं तो हम इसी स्केल की बात कर रहे होते हैं। यह एक माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है। ये इनक्रेडिबली टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाते हैं। हर मटेरियल, हर ऑब्जेक्ट, हर लिविंग बीइंग एटम्स से बना है। एटम शब्द ग्रीक शब्द एटमोस से आया है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य। यह एक प्राचीन विचार था, जिसका मतलब होता है अविभाज्य। यह एक प्राचीन विचार था। बहुत समय तक लोगों ने सोचा कि एटम सबसे छोटे पॉसिबल पार्टिकल्स हैं और इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। यह एक स्थिर धारणा थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमारी समझ भी बढ़ी। हमें पता चला कि एटम असल में और भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं। एटम में ये जर्नी एक नए शहर को एक्सप्लोर करने जैसा है। यह एक अद्भुत यात्रा है। जैसे एक शहर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, लैंडमार्क्स और लोग होते हैं, वैसे ही एटम की अपनी यूनिक स्ट्रक्चर और इनहैबिटेंट्स होते हैं। यह एक जटिल संरचना है। वैसे ही एटम की अपनी यूनिक स्ट्रक्चर और इनहैबिटेंट्स होते हैं। यह एक जटिल संरचना है। चलो इस फैसिनेटिंग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाएं। यह एक अद्भुत यात्रा होगी जो हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी। एटम का आइडिया सदियों पुराना है, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय का है। उनका मानना था कि मैटर छोटे इंडिविजिबल कणों से बना है, लेकिन उनके आइडियाज फिलोसॉफिकल रीजनिंग पर आधारित थे, न कि साइंटिफिक एविडेंस पर। 1800 के दशक तक एटम का कॉन्सेप्ट एक वैज्ञानिक थ्योरी के रूप में सामने नहीं आया था। एक अंग्रेजी केमिस्ट जॉन डाल्टन को 1803 में पहली ट्रू एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करने का क्रेडिट दिया जाता है। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि सभी मैटर एटम से बना है, जो इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के अलग अलग वेट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं। डाल्टन के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की एक सीरीज ने एटम के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1897 में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज ने दिखाया कि एटम आखिरकार इंडिविजिबल नहीं थे, बल्कि उनमें छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इस डिस्कवरी ने एटम के नए मॉडल्स का रास्ता खोला, जिन्होंने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एटम के बारे में हमारी समझ रातों रात नहीं हुई। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसमें साइंटिस्ट्स एक दूसरे के काम पर बिल्ड करते गए, जैसे एक बड़ा पजल बनाते हैं। इंफॉर्मेशन का हर नया पीस हमें आज हमारे पास मौजूद एटम की पिक्चर के करीब लाया। जैसा कि हमने पहले सीखा, एटम एग्जिस्टेंस में सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं। वे और भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स एटम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से प्रत्येक की यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक एटम के ओवरऑल कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कई सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रोटॉन, जो एक एटम के न्यूक्लियस या सेंटर में स्थित होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं। प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल बनाती है और यह चार्ज एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करती है। एक एटम में प्रोटॉनों की संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, उस एलिमेंट को डिटरमिन करती है जिससे एटम बिलोंग करता है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सभी ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं। यह एटॉमिक नंबर ही है जो एक एलिमेंट को दूसरे से अलग बनाता है। न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं,
का कोई चार्ज नहीं होता है, जिससे वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है, जिससे एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स बनते हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कार्बन के 2 कॉमन आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार आइसोटोप्स के कारण एक ही एलिमेंट के एटम्स के प्रॉपर्टीज में सब्टल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इनक्रेडिबली हाई स्पीड्स पर ऑर्बिट करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल्स में रहते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में क्रूशियल रोल निभाते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और यह कैसे दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, यह डिटरमिन करता है। उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट उन्हें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने और सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट बनाने की अनुमति देता है। एटम को एक मिनिएचर सोलर सिस्टम की तरह समझो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला न्यूक्लियस सेंटर में सूर्य की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन, जो तुलना में बहुत छोटे होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की तरह होते हैं। ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक रीजन्स में रहते हैं। ये रीजन्स, जिन्हें ऑर्बिटल्स या शेल्स कहा जाता है, एटम के केमिकल बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। इस एनालॉजी से हमें एटम के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बंधे होते हैं। इस प्रकार एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन हमें मैटर की फंडामेंटल नेचर को समझने में मदद करता है। यह नॉलेज न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंटरैक्शंस और अरेंजमेंट से ही एटम के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर निर्धारित होते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को कॉम्प्रिहेंड करने में सक्षम बनाती है। ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक रीजन्स में रहते हैं। ये रीजन्स, जिन्हें ऑर्बिटल्स या शेल्स कहा जाता है, एटम के केमिकल बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के साथ साइंटिस्ट ने यह एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स डेवलप करना शुरू किया कि ये पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड थे। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगशालाओं में दिन रात मेहनत की, नए नए प्रयोग किए और अपने फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग किया। शुरुआती मॉडल्स उस समय ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन इवेंचुअली रिफाइन या रिप्लेस कर दिए गए क्योंकि नए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सामने आए। यह प्रक्रिया विज्ञान की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हर नई खोज पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है और नए सिद्धांतों को जन्म देती है। वैज्ञानिकों ने अपने समय के सबसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके एटम की संरचना को समझने की कोशिश की। एटॉमिक मॉडल्स का यह कांस्टेंट इवोल्यूशन वैज्ञानिक इंक्वायरी के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करता है। यह दिखाता है कि विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता और विकसित होता रहता है। हर नई खोज के साथ वैज्ञानिकों को अपने पुराने सिद्धांतों को पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है और नए सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विज्ञान को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले मॉडल्स में से एक जे थॉमसन द्वारा प्रपोज किया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल था। यह मॉडल उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था और इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई दिशा प्रदान की। थॉमसन का मॉडल एटम की संरचना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मॉडल ने एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के रूप में डिपिक्ट किया था, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे, जैसे कि एक पुडिंग में प्लम्स बिखरे हुए हों। यह मॉडल उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू था और इसने वैज्ञानिकों को एटम की संरचना के बारे में नई सोचने की दिशा में प्रेरित किया। हालांकि इस मॉडल ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की प्रेजेंस को अकाउंट किया, लेकिन यह बाद के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में विफल रहा। जैसे जैसे नए प्रयोग किए गए और नए डेटा सामने आए, वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि थॉमसन का मॉडल एटम की पूरी संरचना को सही तरीके से नहीं समझा सकता। न्यूजीलैंड के एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1900 के दशक की शुरुआत में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसने एटम के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने एटम की संरचना के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उनके फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ने एटम के सेंटर में एक छोटे, डेंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के एविडेंस प्रदान किए, जिससे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ओवरटर्न हो गया।
यह एक्सपेरिमेंट विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू था और इसने एटम की संरचना के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। एटम की स्ट्रक्चर को समझने की क्वेस्ट एक ऐसे पजल को सॉल्व करने जैसा था जिसकी फाइनल इमेज हमें नहीं पता थी। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के माध्यम से इस पजल के टुकड़ों को एकत्रित किया और धीरे धीरे एटम की संरचना की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की। साइंटिस्ट्स ने अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अगेंस्ट उनकी वैलिडिटी टेस्ट की और हर नई डिस्कवरी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्स्टेंटली रिफाइन किया। यह प्रक्रिया विज्ञान की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने हमें एटम की संरचना के बारे में गहरी समझ प्रदान की है। हर नई खोज ने हमें एटम की संरचना के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया और इसने विज्ञान की दुनिया में नई दिशाओं को खोला।